नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज हम एक परिचर्चा लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमारी आज की इस परिचर्चा का विषय है बाबा साहब का सपना और आज का भारत। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे इस शहर के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर श्री बौद्ध परदेसी जी। आप अंबेडकर के विचारों से प्रेरित भी हैं। अंबेडकर के जीवन को आपने बहुत करीब से पढ़ा है और उसमें जीने की कोशिश भी की है। साथ ही हमारे साथ हैं हमारे शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय प्रकाश सत्यम। आपने भी अंबेडकर के विचारों को देखा भी है, समझा भी है और उसे अपनाने की कोशिश की है और दूसरों तक अंबेडकर के विचारों को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे परदेसी जी आपसे कि आज जैसा कि हमारा इस परिचर्चा का विषय है बाबा साहब का सपना और आज का भारत, तो आज का जो हम भारत देख रहे हैं और जो बाबा साहब का सपनों का भारत था, आप उन दोनों में क्या अंतर पाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय निर्माण में बाबा साहब का सपना, उनका सपना था कि देश की समृद्धि और एक शक्तिशाली राष्ट्र की जी। और उन्होंने इसी सपने के आधारित जो है संविधान का भी निर्माण किया और अपने जीवन में उन्होंने कार्य रूप में परिणित भी किया। बाबा साहब बचपन में बहुत ही दुखों को पार करके और उन्होंने तमाम उस समय की कठिनाइयों को झेला था जी। इसके बाद भी वो विदेश गए और विदेश में पढ़ करके वापस आए। उन्होंने राजनीति में, अर्थशास्त्र में और कानून की पढ़ाई करके पीएचडी हुए और पीएचडी होने के बाद वह जब भारत लौटते हैं तो चूंकि उन्होंने एक उत्पीड़न को झेला था, उसी उत्पीड़न के निवारण के निमित्त उन्होंने अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया। वो चाहते तो विदेशों में कहीं भी अपने को सेटल कर सकते थे, बिल्कुल, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और वह पहले जब इंडिया में आए उन्होंने वकालत भी शुरू की थी। वकालत की एक शुरुआत की ऐसी एक कहानी है कि उनको सामने एक मर्डर का केस आया और उस केस को किसी ने भी लेने से इनकार किया क्योंकि उसमें सजा हो चुकी थी। लोगों ने बैंक से कहा कि वो एक नया वकील आया है, उसके पास जाओ। बाबा साहब ने सुनीति को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसको जो है उसकी फांसी की सज़ा से बचाई और बहुत ही वहीं से उनका जो है वकालत के क्षेत्र में नाम हुआ। फिर बाद में वह प्रिंसिपल भी बने, प्रोफेसर भी हुए और अंततः जो है अपने समाज की जो व्यथा उन्होंने झेली थी उसके निवारण के लिए उन्होंने जो है राष्ट्र को प्रति जो अपने को समर्पित कर दिया। संजय प्रकाश सत्यम जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जैसा कि बताया परदेसी जी ने कि बहुत सारी कठिनाइयों से उभर करके उन्होंने अपने को एक जीवित रखने की कोशिश की। बाबा साहब के जो विचार थे, बाबा साहब के जो आदर्श थे, आज के परिवेश में उसकी क्या प्रासंगिकता है? देखिए, बाबा साहब का विचार और बाबा साहब का आदर्श जी इस पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। बिल्कुल। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है उनको वंदनी करता है, उनका नमन करता है और उनकी जयंती जो आने वाली है उस पर बृहद रूप से कार्यक्रम आयोजित करता है। बाबा साहब का विचार जो है भारतवर्ष के लिए तो अब प्रासंगिक बन चुका है जी। और वर्तमान समय में इस देश की जो कानून व्यवस्था है, जो देश को चलाने की व्यवस्था है, भारत का संविधान जो है इतने सुचारू रूप से आज तक देश की व्यवस्था चल रही थी, लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसे तत्व जो जिनके पास ये शक्ति चली गई है, संवैधानिक शक्ति चली गई है और ऐसे नकाबपोश लोग इस देश की शक्ति पे आ गए हैं जो बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के विचारों को कुचलने का काम कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब के विचार जिंदा रहें। लेकिन हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बाबा साहब के विचार को आगे ले जाने का काम करेंगे और बाबा साहब का विचार जो है वो कभी मरने वाला नहीं, वो अमर है।
बाबा साहब के विचारों के साथ साथ अभी जब आपने संविधान की बात की, तो क्या ऐसा समय भी आया था कि बाबा साहब ने खुद कहा था कि हम इस तरह के संविधान से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं? तो बाबा साहब ने तो एक बार कहा था, जी। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि भारत का संविधान जितना बढ़िया है, अगर संविधान को चलाने वाले लोग ठीक न हो जी। तो अच्छे से अच्छा संविधान भी फेल हो सकता है। और यही आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही है देखने को मिल रहा है कि भारत का संविधान जो है उसको पूर्ण रूप से फेल करने की साजिश की जा रही है, और उसमें जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उस संवैधानिक अधिकार को कुचलने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, और पूर्ण रूप से वो संविधान को बदलने का काम करना चाहती है, और अपने को स्थापित करने के लिए जिस तरह सुनने में आ रहा है कि मनु के संविधान को लागू करना चाहती है, लेकिन ऐसा भारत के परिप्रेक्ष्य में हो नहीं पाएगा, ये सिर्फ सोच ही रह जाएगी उनकी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक सोच के तहत इस संविधान के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, और इसके लिए उन्होंने, जब उनके प्रारंभिक जीवन पर हम देखते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों के दौर से उनका प्रारंभिक जीवन गुजरा है। आपकी उस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? बाबा साहब का जन्म ऐसे समय में हुआ था जी। कि उस समय में जो तथाकथित समाज की परिगणित जाति के लोग थे, ये जिसे आज SC ST में विभाजित किया गया है, उनका जो है सामाजिक इस तरह से था कि वह उनके कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, उनके सहन के सामने से जूता पहन के नहीं जा सकते थे, और उनके लिए इतनी कठिनाइयाँ थी कि उन्हें पढ़ने लिखने की कोई समय नहीं मिलता था। क्योंकि बाबा साहब के पिता एक सूबेदार थे और उनका जन्म महू में हुआ था। महू में होने के कारण उन्हें पढ़ने का अवसर मिला और बाबा साहब वहीं से पढ़ाई शुरू किए। बाद में वह जब उनकी मिलिट्री से सेवानिवृत्ति होती है, निवृत्ति होने के बाद वो फिर अपने गांव सतारा लौटते हैं। वहाँ फिर उनको कठिनाइयाँ तमाम प्रकार की झेलनी पड़ती हैं, यहाँ तक कि उन्हें स्कूल जाने से जो है वहाँ के सवर्ण मानसिकता के लोग रोकते हैं। स्कूल के बाहर वो बैठना पड़ता है उनके, और जो है इन कठिनाइयों के बाद भी वो पढ़ने में सबसे अच्छे निकले। उसके बाद का नाम है फिर बॉम्बे में उनका एडमिशन होता है। उसके बाद उन्होंने अपनी हाई स्कूल जो है प्रथम श्रेणी में वो पास करते हैं, और इस पास करने के बाद जो है उनकी जो है दलितों में बड़ी ही का नाम है एक जोश खरोश बढ़ता है। और बाबा साहब जो उन कठिनाई को चूँकि झेला था, उन कठिनाइयों को झेलने के बाद जब वह विदेश से लौटे हैं तो चाहते तो अपनी व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सुखपूर्वक निभा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने संकल्प लिया कि जिस समाज में मैं पला बढ़ा हूँ उस समाज को दुख से निकालने के लिए और उनकी समृद्धि, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या नाम है प्रयास किया। बाबा साहब के मूल सिद्धांत जो है थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इसी के पीछे उन्होंने अपनी जीवन जो है कुर्बान की। बाबा साहब को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें संविधान लेखन समिट में उन्हें अवसर मिलेगा, इसलिए 1935 में उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, और वह जो है उसमें उन्होंने उनका सपना पूरा निश्चित है कि वह कैसा समाज चाहते थे। वह चाहते थे कि जो भी खेती है वह सरकार के अधीन हो, जो भी PSU जो इस समय है वह सब सरकार के अधीन हो, बैंक जो है सरकार के अधीन हो, LIC सरकार के अधीन हो, यहाँ तक कि उद्योग धंधे जो हैं वो सरकार के अधीन हो। खेती के बारे में उनकी एक परिकल्पना जो स्टेट एंड माइनॉरिटी में लिखा है वह थी कि वह खेती जो है जिनके पास भूमिधर हैं वो उनकी खेती सबकी सामूहिक रूप से ले ली जाएगी, और वह जो है सरकार जो है उसकी खाद, पानी, बीज और कीटनाशक दवाओं का प्रबंध करेगी, और जब उत्पादन होगा तो वह जो है सरकारी खर्च निकालने के बाद जो राशि बचती है उसे भूमि मालिकों को और श्रमिकों में बंटवारा किया जाएगा। बहुत अच्छा आपने बताया। संजय प्रकाश सत्यम जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जैसा कि परदेसी जी ने बताया, कि वो सामाजिक समानता की बात करते थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता को आप किस तरह देखते हैं? बाबा साहब की सामाजिक समरसता और समाज को बनाने के लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया। उनको ये अवसर मिला था संविधान लिखने का, और उन्होंने सबसे पहले अगर वो चाहते हैं तो अपने समाज के बारे में बहुत कुछ कर सकते थे।
लेकिन सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग को सुविधाएं देने का काम किया और उसके बाद अपने समाज के बारे में लिखा, ताकि वो चाहते थे कि हमारा समाज जो है, जो इतनी कठिनाइयों से आया, आज हम आगे ले आए, उनको एक ऐसी व्यवस्था दी जाए कि आने वाले समय में वो आगे बढ़े, चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, व्यवसाय हो या किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़े और अपने आप को स्थापित करें। आज यही कारण है कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय हमारे समाज के दलित पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षित नहीं थे, उनको शिक्षा लेने में 30 साल के वक्त लग गया, और जब वो शिक्षित होकर अच्छे अच्छे नौकरियों पे, अच्छे अच्छे पदों पे जाने लगे, तो ये जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं उनके पेट में दर्द होने लगा कि अब तो ये हर क्षेत्र में आगे जा रहा है और इनको संविधान के तहत जो अधिकार मिला उसको पूर्ण रूप से लेने का काम कर रहे हैं। और ये बात उनको ये इसलिए नहीं पची कि 30 साल तक, आजादी के 30 साल तक वो सारे मिशनरियों में वो काबिज थे जो सवर्ण मानसिकता के लोग थे, और जब हमारे लोग पढ़ के आगे आए तो सभी जगहों पर वो धीरे धीरे जाने लगे। और बाबा साहब ने तो सिर्फ दलित समुदाय के लिए नहीं किया, बैकवर्ड के लिए किया, नारी के लिए किया, मजदूरों के लिए किया। उन्होंने तो ऐसा काम किया मजदूरों के लिए, जो पहले जो मजदूर होते थे कल कारखाने में काम करने वाले, वो 12-12 घंटे काम करते थे, लेकिन बाबा साहब ने श्रम कानून बना के उनको 8 घंटे का काम करने का समय दिया, और जिससे वो लाभान्वित हुआ और उनका शोषण बंद हुआ। परदेसी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो है अपना पूरा जीवन पढ़ने लिखने में बिता दिया। कहा यह जाता है कि जब वो कहीं से आते थे तो उनके हाथ में पुस्तकों का बंडल होता था, कहीं जाते थे वो नई पुस्तकें खरीदते थे, तो पुस्तकों से बड़ा प्रेम था उनको, और बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी भी हैं। किसी ऐसी पुस्तक की चर्चा करें कि जो आज के इस दौर में, आज के इस समय में हमारे युवाओं को प्रेरित करती हो। इसके पहले मैं बता दूं कि एक जो स्टेट एंड माइनॉरिटी 1935 में उन्होंने जो लिखा था, उसके पूर्व जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 बार लंदन में हुआ था, जिसमें बाबा साहब सम्मिलित हुए थे, और इन परिगणित जाति जो आज की दलित कही जा रही हैं, इनका वो प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहे थे। इसमें जो है गांधी नहीं चाहते थे कि कोई हमारे अलावा जो है भारतीय समस्याओं को लेकर यहाँ लंदन सरकार के सामने का नाम रखे। उन्होंने बड़े पुरजोर ढंग से रखा, गांधी के विरोध करने के बाद भी, और जो है जो पूना पैक्ट जो हुआ उसके पहले जो है दलितों, माइनॉरिटी को, जिसमें ईसाई, मुस्लिम और सिख को सेपरेट इलेक्टोरल बिल की उन्हें मान्यता मिल गई थी, और उसी के तहत बाबा साहब ने कहा कि नहीं, यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो भी उसी श्रेणी में आते हैं, और उनके लिए बड़ी लड़ाई लड़ करके और फिर क्या नाम है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने कन्वींस कर लिया, और उनके लिए भी वो माइनॉरिटी का इलेक्टोरल बिल का नाम उसमें श्रेणी में मान लिया गया। इस पर गांधी ने पूरा विरोध किया, और यहाँ तक कि गांधी ने कहा कि ये अगर क्या नाम है SC ST के लोग इस समाज से निकल जाएंगे तो फिर ये बचेगा क्या हिंदू में। इसलिए उन्होंने क्या नाम है अरबदा, नासिक के अरबदा जेल में अनशन कर दिया, और अनशन करके क्या नाम है वह जो है मजबूर कर दिया बाबा साहब को बाहर से भी तमाम प्रकार के दबाव पड़ने लगे कि वह जो है बिल को वापस लें और समझौता करें। बाबा साहब ने समझौता किया इन शर्तों पर, आखिर ये लोग जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो एक दलित समाज के लोग हैं, उन्हें क्या मिलेगा। उसी के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई, और वह आरक्षण की व्यवस्था आज भी है। ये आरक्षण की व्यवस्था 2 तरह की है। एक तो सरकारी सेवाओं में जनप्रतिनिधित्व का सवाल है कि उन्हें जो उनकी संख्या के आधार पर जो है इन्हें जो है 15 और 7% का रिजर्वेशन मिला। दूसरी तरफ जो है इनको विधानसभा और संसद में भी जाने का जो है इलेक्शन में इनको रिजर्वेशन 10 साल के लिए मिला। वह जो रिजर्वेशन मिला था वह मात्र 10 साल के लिए था, और ये था कि सरकार उसकी जो है समय समय पर समीक्षा करेगी, और उसको जो है अगर आवश्यक समझेगी तो बढ़ाएगी तो खत्म कर देगी। परदेसी बहुत जी, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, कोई ऐसी पुस्तक जो आज के परिवेश में हमारे
परदेसी बौद्ध जी, जैसा कि मैंने आपसे हाँ, पहले भी सवाल मैं किया था बताऊं। कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, तो कोई ऐसी पुस्तक जो आज के भी परिवेश में हमारे युवाओं को प्रेरित करती हो? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ, ये मेरी मजबूरी थी, मैं लेकिन इसमें मरूंगा नहीं। उन्होंने किताब लिखा है जाति का विनाश, रिड्यूसिंग कास्टिज्म, और वह उस समय इतनी चर्चित हुई कि उसे जो है गवर्नमेंट ने क्या नाम है जनसामान्य में आने से रोक दिया। बाद में जो है बाबा साहब की जो ये पीड़ा थी वह उनके अंतिम समय में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और बौद्ध धर्म स्वीकार करके उन्होंने बताया था कि यदि कहीं हकीकत में हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश के लिए बहुत ही अनहोनी होगी। आज जिसकी तमाम बातें उठ रही हैं, इस तरह से सरकार जो है, इनकी जो मातृ संस्था है वह उनके मातृ संस्था पर वो आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार से जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं सबको जो है ये समाप्त करके अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे हैं, और यदि ऐसा होता है तो ये देश के लिए ही नहीं, ये पूरे समाज के लिए कलंकित होगा। संजय प्रकाश सत्यम जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक दलित नेता थे, और बहुत से लोग उनको इस रूप में प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बात कहाँ तक सत्य है, और आपकी निगाह में क्या है? देखिए, अगर बाबा साहब दलितों के सिर्फ नेता होते तो आज वो विदेशों में चर्चित नहीं होते। आज जितना बाबा साहब को विदेशों में जाना जाता है, वहां पे दलित नहीं है, वहां पे एक बुर्जुआ वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो बाबा साहब को अंगीकृत करते हैं और बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ पे तो कुछ लोगों ने ये फैला दिया कि बाबा साहब दलितों के नेता थे, लेकिन बाबा साहब दलितों के नेता नहीं थे। बाबा साहब सर्व समाज के नेता थे। उन्होंने सभी समाज के लिए काम किया, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए काम किया, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, बैकवर्ड वर्ग के लिए काम किया। हमने जैसे पहले बताया कि बाबा साहब संविधान लिखते समय 340 अनुच्छेद को बहुत विस्तृत तरीके से लिखे, पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, सर्वमान्य नेता थे। और कुछ संकुचित विचार के लोग जो है वो उनको दलितों का नेता एक दायरे में बांधने का काम करना चाहते हैं, वो गलत है। बौद्ध परदेसी जी, चलते चलते आपसे एक सवाल ये है, बहुत ही अहम सवाल ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न दिया गया, लेकिन उसके बाद जो बाबा साहब जिस समाज से आते हैं वहां पर कुछ और कहीं देखने को नहीं मिला कि कोई इस तरह से पैदा होता कि जिसे भारत रत्न दिया जाता। बाबा साहब का पुरजोर जो है ध्यान था शिक्षित बनों पर जी। और आज जो है जब देश आज़ाद हुआ तो इनके लिए जो है मुफ्त शिक्षा रखी गई थी। आज शिक्षा को इतनी मांगी कर दी जा रही है कि पूर्ण मुष्टोभव ये समाज जो दलित समाज कहा जाता है, ये जिस तरह से पढ़ लिख करके आज इन जगहों पर पहुंचा है, उसे चाहती है ये सरकार की क्या नाम है, वह अपनी जगह पर जैसे थे वह उनका जो है एक नारा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ ये होता है कि जो आज की बहुत ही कई सौ वर्ष पहले जो इनकी मनुस्मृति की विधान थी वह विधान स्थापित हो और उसी से संचालित हो, और यदि यह हकीकत हुआ तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित इसलिए जो बाबा साहब ने जो रास्ता दिखलाए हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हमारा संघर्ष जो है अपनी खून की अंतिम बूंदों तक हम इस भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम कार्य करेंगे, और यही हमारी परिणति होगी कि हम संविधान को बनाए रखें, क्योंकि यह संविधान जो है पूरे विश्व में सर्वोत्तम संविधान है। इसमें जो है कहीं भी अराजकता को कहीं भी जगह नहीं है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है जो सत्ताधिकारी है उन्होंने लिखा है नीति निर्देशक तत्व में कि यदि कोई सरकार अगर आती है तो वह बहुमत को के अनुसार वह चले। तो बहुमत का आज जो है बहुमत में न होते हुए भी इस तरह का बहुमत बनाया जा रहा है जहां अल्पमत को दबाया जा रहा है। इसके लिए जो है हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें जागरूक करने की जरूरत है, और तभी हम जो है हम संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।
हम अपने शब्दों में ये कहेंगे कि आज आपने जो आयोजन किया है ये निश्चित रूप से हमारे समाज को एक दिशा मिलेगी, और ये दिशा जो जैसा बाबा साहब का सपना था कि लोकतंत्र में वो विश्वास करते थे, वह उसी लोकतंत्र के अंतर्गत जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा साहब का जो सपना था लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब ने कहा कि हमें शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो बाबा साहब का सपना था, हमें उस सपने को लेकर के और भी आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।